सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी चैनल पर। जैसा कि हम आपको बिलियन पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम बिलियन पढ़ा रहे हैं और यह सिलेबस क्लास 11th में भी है। तो बिलियन के अंतर्गत अभी हमने मोलरता पढ़ लिया है, नॉर्मलता पढ़ लिया है। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विलियन की मोललता। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? मोललता है। मोललता और मोलरता में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलरता और मोललता में केवल एक ही अंतर है कि जो मोलरता होता है, मोलरता में क्या होता है कि जो हमारा जो विलीन होता है वो आयतन में होता है, और जबकि आप देखेंगे कि जो मोललता में क्या होता है, मोललता के केस में जो हमारा जो विलीन हो रहा है, देखिए किसमें हो रहा है? विलायक में। ध्यान देना है, मोललता में विलायक में विलय होगा और मोलरता में आयतन में विलय होगा। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, मतलब 1 किलोग्राम के विलायक में जितने हमारे विलेय के मोलों की संख्या विलीन हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो ध्यान देना है, 1 किलोग्राम विलायक में अगर विलेय की संख्या अगर विलीन हो रही है तो उसको हम लोग मोललता कहेंगे, और 1 लीटर के आयतन में अगर विलेय की संख्या विलीन हो रही है तो उसको हम लोग मोलरता कहेंगे। कंफ्यूज यहाँ पर आपको नहीं होना है। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो विलयन की मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या जैसा कि पहले था, अब बटा क्या हो जाएगा? विलायक का भार, क्योंकि जो विलायक का जो विलायक को हम लेते हैं किसके रूप में लेते हैं? भार के रूप में, और भार यहाँ पर किस में है? किलोग्राम में है। लेकिन आपको जो सवाल में जो भार मिलेगा ज़्यादातर किस में मिलेगा? भार में मिलेगा। यदि विलायक का भार किस में हो जाए? ग्राम में अगर हो जाए तब हम क्या करेंगे? तब करना क्या है? विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना, एज इट इज रहेगा। अब बटा क्या हो जाएगा? विलायक का भार, और कैसे है? ग्राम में है। कुछ करना नहीं, 1000 से आपको गुणा कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता में इनमें से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो मोललता होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये तो हमने बता दिया। क्यों नहीं निर्भर करता है? क्योंकि इसलिए निर्भर नहीं करता क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जो विलीन हो रहा है किस में हो रहा है? विलायक में हो रहा है। और विलायक किसके रूप में है? देखिए विलायक आपका भार के रूप में है। भार के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अगर ये आयतन होता तब इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मोललता जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप कितना भी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, मोललता के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा मोललता क्या हो गया? समाप्त हो गया। आइए इस पे हम इससे रिलेटेड देखिए प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं उसको हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं एक लवण का अणुभार क्या है? 30 है। कह रहे हैं लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है। अब देखिए 3 ग्राम, 3 क्या है? बहुत छोटी संख्या है, इसलिए क्या है ये? देखिए विलेय है। एक तो ये कह रहे हैं, एक तो इससे जान जाएंगे, और इसके बाद कह रहा है कि 3 ग्राम किसमें है? 250 ग्राम में विलेय है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा विलायक है, जल में विलीन किया गया है। कह रहे हैं कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। जो जो पहले सवाल में दिया है, हमने आपको कई बार बताया, जो सवाल में दिया है पहले उसको हमको नोट कर लेना है। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, देखिए स्टूडेंट अणुभार दिया है, हमने नोट कर लिया 30। फिर लवण का भार दिया है 3 ग्राम, हमने लिख लिया। विलायक का भार 250 ग्राम है, दिया हुआ है। मोललता हमसे देखिए स्टूडेंट पूछ रहा है। फार्मूले को हम जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किसमें है? ग्राम में है, तो 1000 से हमने गुणा कर दिया। विलेय का भार, अगर हमको विलेय का मोल नहीं दिया है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया है? 250 दिया है, हमने एज इट इज़ लिख लिया। और गुणे क्या कर दिया है? 1000 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ग्राम में है। अब हम सब सारी वैल्यू रख देते हैं। विलेय का भार कितना है? 3 है। अणुभार कितना है? 30 है। 250 क्या है? विलायक का भार है। 1000 से हमने गुणा कर दिया। इस संख्या को ऊपर ले जा सकते हैं, ले लिया हमने। 3/30 250 गुणे 1000, 3 एकम 3, 3 दहम 30, इसको कैंसिल कर दिया। और 250 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ 4 एकम 4/10,
तो यहाँ क्या आ गया 4/10, 200 काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2/5, 5 से अगर 2 में भाग देंगे तो 0.4 आएगा मोल पर किलोग्राम। ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। तो ये आपका एक उदाहरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। और किस प्रकार से उदाहरण आ सकता है, एक क्वेश्चन से हम और आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिए कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% और ब्रैकेट में क्या दिया है W/W। ये W/W परसेंटेज के बारे में हमने आपको बिलियन के शुरू में ही बता दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो शुरुआत के वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। कह रहे हैं जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml है। तो कह रहे हैं कि विलयन की मोललता और मोलरता दोनों को आपको ज्ञात करना है। ये सवाल में आपको मोललता भी ज्ञात करना है और मोलरता भी ज्ञात करना है। आइए सवाल को हम पहले समझते हैं। देखिए 16% W/W का तो तात्पर्य क्या है इसका समझना है। हम जानते हैं कोई विलयन जो बना होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। हमने बताया था कि यहाँ परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब विलयन हमारा क्या है 100 है, और W/W लगा है इसका मतलब क्या है विलयन हमारा ग्राम में है। इसलिए 100% 16% का मतलब 100 ग्राम का विलयन है, और 16 का मतलब क्या है, इसमें 16 ग्राम क्या है विलेय है। विलायक हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको विलयन की मात्रा मालूम है, विलेय की मात्रा मालूम है। तो हम विलयन में से विलेय को घटा दिए। देखिए विलयन में से विलेय को घटा दिए, विलायक की मात्रा हमको मालूम हो गई। आइए सबको हम एक जगह लिख लेते हैं। विलेय का भार देखिए 16 ग्राम है, क्या है 16 ग्राम, H2SO4 है। विलायक का भार 84 ग्राम है। विलयन का भार 100 ग्राम है, और विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम आते हैं मोललता पर। तो यहाँ पर जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, और भार किसमें हमारा दिया है स्टूडेंट ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर दिया हमने। मोल नहीं मालूम है तो विलेय का भार बटा अणु भार, विलायक का भार मालूम है हमने 84 रख दिया है। अब यहाँ पर मोल नहीं मालूम था लेकिन विलायक का भार और अणुभार मालूम है। यहाँ पर क्या विलायक का भार 16 है, और अणुभार कैसे हमने यहाँ 98 लिख दिया क्योंकि ये H2SO4 है, और H2SO4 को आप जानते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। सल्फर का अणुभार यहाँ पर 32 होता है, और एक ऑक्सीजन का अणुभार देखिए 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है 4, 16 6 64, 2 66, और 66 में 32 जोड़ोगे तो आपको कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। 16/98/84 × 1000। अब क्या करोगे 84 को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर देखिए 16/98 × 84 × 1000। इसको काट पीट करोगे आप, 2 से देखिए हमने काटा है 42 दूना 84 और 2 पंचे 10, 500 हो गया। फिर 2 से काटा है 21 दूना 42, 250 हो गया। 2 से इसको काटा 49 हो गया, 125 हो गया। अब क्या किए हैं हम यहाँ पर 16 × 125 अब बटा 49 × 21, इसका जब हम गुणा भाग करते हैं तो ये 1.194 मोल पर किलोग्राम आ जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट देखिए इस सवाल से हमको मोललता प्राप्त हो गया। अब आगे हमसे सवाल में देखिए पूछ रहा है मोलरता भी क्या होता है, तो हम अब आगे मोलरता की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि H2SO4 के विलयन का जब तक आयतन नहीं निकालेंगे सवाल में तब तक हमको मोलरता नहीं निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि विलयन का आयतन बराबर होता है विलयन का भार बटा घनत्व होता है। विलयन का भार आप जानते हैं 100 ग्राम आपने दिया हुआ है, 16% W/W का मतलब ही होता है 100 ग्राम विलयन। घनत्व आपको 1.1094 दिया हुआ है। इसको अगर आप गुणा भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर आयतन 19.10 ml आ जाता है। अब हमको निकालना है मोलरता। आप जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन गुणे 100। अब आपको विलेय के मोल की संख्या नहीं मालूम है तो आप भार बटा अणुभार लिख सकते हैं। भार देखिए यहाँ पर 16 है, अणुभार देखिए 98 है, और यहाँ पर देखिए आपका आयतन 90.10 है। अब यहाँ पर ये क्या है देखिए स्टूडेंट ml में है, इसलिए हमने 1000 से गुणा कर दिया है। अब देखिए इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं 16/98 तो ये आ जाता है 0.163 आ जाता है बटा 90.12। इसको अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं हम तो 163 आ जाता है बटा 90.10। अब इसका हम गुणा भाग कर लेते हैं तो 1.181 मोल प्रति लीटर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपका मोललता आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। अब मोललता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा आप बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इस टॉपिक में एक टॉपिक और बचा हुआ है केवल मोल प्रभाज। जैसे ही मोल प्रभाज समाप्त हो जाएगा
वैसे ही आपका विलयन का एक टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है, फिर आपका दूसरा टॉपिक जो परासरण होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसको मन लगा करके अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ कोई दिक्कत समस्या होगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।